दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति किस तेजी से बदल रही है और इस बदलती हुई राजनीति में राजनीतिक सत्ता के पांव कहां पर टिकेंगे, कहां पर फिसलेंगे, शायद यह दौर उसी को समझने का है। क्योंकि जिस तेजी के साथ बीजेपी अपनी धारा, अपनी विचारधारा, अपनी राजनीतिक जमीन को दरकिनार करते हुए सत्ता की खातिर ही सही राजनीति के उस मर्म को पकड़ने के लिए अब बेचैन हो चली है, जिसके पीछे कभी वो दौड़ी नहीं। या कहें जिस मुद्दे को इस दौर में सिरे से खुद बीजेपी पकड़ना चाहती है। और बीजेपी क्यों कहें, इस दौर में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पकड़ना चाहते हैं। बीजेपी उससे कोसों दूर रही है, आरएसएस उससे कोसों दूर रही है। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि इस देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन को लागू किया, उस वक्त बीजेपी उनके साथ खड़ी थी? बीजेपी ने तो उसके समानांतर कमंडल की राजनीति इस देश में शुरू कर दी थी, जिसके बाद सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली। और जब सोमनाथ से यह यात्रा निकल रही थी तो उस रथ पर तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त बीजेपी के एक कार्यकर्ता भर थे, वह भी तो उस रथ पर सवार थे। और यह सब कुछ हर कोई जानता है। पन्नों को पलटिएगा तो मंडल के समानांतर एक बड़ी लकीर कमंडल के आसरे खींचने की कोशिश की गई। लेकिन 2024 आते आते कमंडल की धारा इतनी भोतरी हो गई कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी को लाभ नहीं दे पाएगी। या फिर इस दौर में कांग्रेस या राहुल गांधी ने जिस तर्ज पर जाति जनगणना से लेकर आरक्षण के सवाल को बड़ा करना शुरू किया, उसने इस देश के भीतर में तमाम छोटे राजनीतिक दलों के सामने यह संकट तो पैदा कर दिया कि अब वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए। लेकिन सवाल तो यहां बीजेपी का है, वह भी क्या उस संकट से जूझ रही है अगर इस देश के भीतर जो अभी तक की पारंपरिक राजनीति हुआ करती थी, अब उसको बदलने का मौका आ गया है। और चुनाव दर चुनाव, खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां ये बताने के लिए काफी है कि अगर आप इस दौर में मंडल के साथ खड़े नहीं हुए, मंडल का मतलब मंडल कमीशन है, और मंडल कमीशन का मतलब इस देश में आरक्षण है, और उस आरक्षण का मतलब पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था उस समय। और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। और अगर उस दौर में चले जाइएगा तो ऊंची और पिछड़ी जातियों के संघर्ष को भी आप 1989 को याद कर लीजिए। उस वक्त बीजेपी की भूमिका को भी याद कर लीजिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस ने उस वक्त कोई बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई हो। लेकिन आज तो सवाल इस बात को लेकर है, जिस रास्ते राहुल गांधी चल निकले, क्या उसने भारत की राजनीति में कुछ इतने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारत की पारंपरिक राजनीति बदल जाए? इस देश की पारंपरिक राजनीति के साथ इस देश में हाशिए पर पड़ा हुआ वो तबका, जो शेड्यूल कास्ट हो, जो शेड्यूल ट्राइब हो, जो ओबीसी हो, उसके भीतर सवाल इतने बड़े हो जाएं कि जो भी राजनीतिक दल अब इस देश में आरक्षण का जिक्र नहीं करेगा, वो दलितों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण के आश्रय चलने के रास्ते को नहीं नापेगा, वह पिछड़ता चला जाएगा। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू की। यह चुनावी यात्रा सबसे पहले जम्मू के डोडा में हुई, जहां पर जाहिर है धारा 370 का जिक्र था। जाहिर है आने वाले वक्त में कश्मीर और मौजूदा वक्त में बदलते हुए कश्मीर का भी जिक्र रहा। लेकिन सवाल तो हरियाणा का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी फुल फ्लेजेड राज्य की भूमिका में नहीं है, और उस भूमिका में लाने के लिए कांग्रेस और वहां के क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट हो चली हैं। लेकिन सवाल हरियाणा का इसलिए है क्योंकि 2014 में जब पहली बार बीजेपी बहुमत के साथ जीत कर आई, तो जो 3 राज्यों के चुनाव खास तौर से
ठीक लोकसभा चुनाव के बाद होते हैं, उन तीनों राज्यों पर बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। उसमें एक महाराष्ट्र था, एक झारखंड था और एक हरियाणा था। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से फिसल गया क्योंकि शिवसेना फिसल गई। यह अलग मसला है कि शिवसेना को तोड़कर कैसे अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए क्या क्या कुछ जुगाड़, कैसे कैसी परिस्थितियों को महाराष्ट्र के भीतर लाया गया जिससे सत्ता बीजेपी की बरकरार रहे। लेकिन 2019 के चुनाव के परिणामों ने, विधानसभा के परिणामों ने 105 सीटें दी थी बीजेपी को। 280 में से अपने लिए, अपने लिहाज से, अपने बूते वो सरकार बना नहीं सकती थी। और झारखंड में भी कमोवेश यही स्थिति आई, बीजेपी की सत्ता चली गई। लेकिन हरियाणा में वो सत्ता बरकरार रही और ताकत के साथ बरकरार रही। अब सवाल यह है कि तीसरी बार अल्पसंख्यक तरीके से सही, यानी माइनॉरिटी गवर्नमेंट के तौर पर भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और यह सवाल सबसे बड़ा है कि महाराष्ट्र चुनाव से ऐन पहले हरियाणा के चुनाव कितने मायने रखते हैं और हरियाणा के चुनाव की जीत हार महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करेगी। न सिर्फ चुनाव को प्रभावित करेगी बल्कि वहां चुनाव हो या ना हो, शायद इसको भी प्रभावित करेगी। क्योंकि चुनावी जीत जिस सत्ता का मुख्य आधार हो, मुख्य विचारधारा हो, अगर वहां पर वो हारने लग जाएगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और शायद यही वो बात है जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुरुक्षेत्र में आज भाषण देने पहुंचे, उन्होंने भाषण कुरुक्षेत्र के जिस थीम जगह पे जो भाषण दिया है वो 5वीं बार, हमारी टीम ने बताया कि ये 5वीं बार उनका भाषण है कुरुक्षेत्र में, उस जगह पर जो थीम मैदान है, यानी थीम पार्क। 2014 में यहां भी भाषण दिया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 बार भाषण दिया था, 2019 में भी 2 बार भाषण दिया और इस बार पहली बार कुरुक्षेत्र में वो पहुंचे। 5वां भाषण था। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी भाषण में इससे पहले आरक्षण का जिक्र, दलितों का जिक्र, जातीय आधार पर लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बात का जिक्र, और बात करते करते महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र। और लगा ऐसे कि जैसे महात्मा गांधी के साथ बीजेपी खड़ी है, या खुद प्रधानमंत्री मोदी उस धारा की बात करने लगे कि दरअसल महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी अब वो कांग्रेस नहीं है, एक कदम आगे और बढ़े। जो बाबा साहब अंबेडकर की सोच थी आरक्षण को लेकर, उसमें फिर लगा कि दरअसल बीजेपी खड़ी है, बाकी कोई राजनीतिक दल उस आरक्षण के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन बात आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक चली गई कि दरअसल वीपी सिंह की जब सरकार थी और जब उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था, तो अगर बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया होता, यानी बीजेपी के समर्थन से उस वक्त सरकार चल रही थी, इसीलिए तो वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आए। यानी उस दौर के तमाम आंदोलन, तमाम नेताओं की परिस्थिति को एक क्षण के लिए याद कर लीजिए और फिर याद कीजिए इस दौर में राहुल गांधी को जिस आरक्षण और जातीय आधार की राजनीति पर निशाना साधने वालों में बाकायदा मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की पूरी फहरिस्त है। और उस दौर में तो राजनाथ सिंह भी सक्रिय थे। जब इस देश के भीतर में लाल कृष्ण आडवाणी रथ पर निकले थे सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए, खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय बतौर बीजेपी कार्यकर्ता सक्रिय थे, पूरा संघ परिवार सक्रिय था, बीजेपी का हर स्वयंसेवक सक्रिय था। और बीजेपी के स्वयंसेवक या कार्यकर्ता या कार्य सेवक सभी को जोड़ दीजिए तो सबके जहन में आज ये सवाल तो होना चाहिए कि क्या वाकई मंडल कमीशन को लागू कराने के पीछे बीजेपी थी और बीजेपी पीछे खड़ी थी? क्या ये वाकई बात है? जो नहीं जानते हैं वो कुछ पन्नों को पलट लें और याद कर लें कि 1981 यानी बीजेपी के लिए ये दूसरा चुनाव था। पहले चुनाव में उसको सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन 1989 के इलेक्शन में उसको 85 सीटें मिली, यानी 83 सीटों का इजाफा हो गया। उसका वोट परसेंटेज लगभग 11.36% वोट था। बीजेपी अपने बूते नहीं बना सकती थी, लेकिन वीपी सिंह उस वक्त
याद कीजिए तो वो मंडल कमंडल के दायरे में नहीं निकले थे, बल्कि वह बफोर्स के पन्ने को लेकर निकले थे। करप्शन मुद्दा था, राजीव गांधी के खिलाफ निकले थे। और राजीव गांधी के बफोर्स को लेकर इस देश के भीतर करप्शन की वो आग थी जिसको लेकर बार बार यह सवाल था, कोई तो इस देश में भ्रष्टाचार की बात सत्ता से निकलकर करने को तैयार है। इसीलिए जो जनता दल 20 से भी कम सीटों पर थी, उसको एक झटके में 143 सीट 1989 के 1989 के इलेक्शन में मिल गया और लगभग 18% वोट मिले थे। इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, बीजेपी पीछे खड़ी थी। लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन को लागू करने का ऐलान वीपी सिंह ने किया, उस दौर में कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो 197 सीट थी, इन सबसे ज्यादा थी। लेकिन एक बड़ी नैतिक हार बफोर्स के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि बफोर्स के मुद्दे को उठने के बाद याद कीजिए तो 1984 में यानी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें पाई थी, 400 प्लस में थी वह। और एक झटके में 1989 के इलेक्शन में जब बफोर्स मुद्दा बना तो 217 सीटें कम हो गई और कांग्रेस 197 सीटों पर आ गई, 197। और उसके वोट परसेंटेज हालांकि 39.5% थे, 39.53%। यानी नैतिक तौर पर कांग्रेस की हार थी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन बावजूद इसके वीपी सिंह के पीछे बीजेपी खड़ी थी। लेकिन सवाल तो मंडल और कमंडल का है। आज प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि हम देखिए थे, हम समर्थन कर रहे थे, तो कोई भी एक झटके में झटका खा जाएगा। ये कैसी राजनीति इस दौर में आकर खड़ी हो गई कि जो पुरानी की पुरानी परिस्थितियां बीजेपी की राजनीतिक जमीन को बनाने में लगी रही, वो सब कुछ एक झटके में इस बार हरियाणा चुनाव के मद्देनजर वोट में धोने को तैयार है। और एक एक इतिहास के पन्नों को आज जिक्र जब प्रधानमंत्री कर रहे थे तो कोई भी समझ सकता था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब जिस आरक्षण के वक्त में आरक्षण के समानांतर कमंडल की राजनीति के पीछे बीजेपी और संघ परिवार एकजुट होकर खड़ा था, एक झटके में मौजूदा वक्त में उस इतिहास के पन्ने को फाड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए। क्योंकि जिक्र आज हरियाणा के चुनाव में चुनाव परिणामों को लेकर है, या इस देश के भीतर में अब जातीय समीकरणों की राजनीति ऐसी बन चुकी है जहां पर जो नाम नहीं लेगा आरक्षण का, जो नहीं बताएगा कि हम इसके पक्ष में हैं, जो इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि दलितों को लेकर उसके भीतर की सोच दरअसल उन्हें मुख्य धारा में शामिल कराने को लेकर ही है और सारी सुविधाएं वही देती है। वो बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हरियाणा चुनाव को लेकर? लेकिन उससे पहले एक हिस्से को सुनिए जब वो इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए हम बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, राजीव गांधी, सबका जिक्र करते हुए वो सबको आरक्षण के खिलाफ करके खुद को ये तमगा देने की कोशिश में लग जाते हैं कि दरअसल हम ही हम हैं। तो वो पूरी कतार जो बीजेपी के भीतर मंत्री के तौर पर हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गाहे बगाहे गिरिराज सिंह जो निशाने पर लेते हैं राहुल गांधी को, क्या बोलते हैं ये आरक्षण क्यों आप चाहिए, आपको आप पीछे लिए जा रहे हैं, या कोई भी नेता जिस भी अंदाज में राहुल गांधी को निशाने पर लेता है, उसमें किरण रिजिजू भी हो सकते हैं, उसमें अनुराग ठाकुर भी हो सकते, लंबी कतार है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री उस रास्ते निकल पड़े। नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। और आप ये भी याद रखिए, राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में भी
ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है। उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। यह संकट बीजेपी के सामने जरूर है कि आने वाले वक्त में चुनाव की राजनीति को साधने के लिए वो कहां पर खड़ी हो, क्योंकि हिंदुत्व का राग अगर भोथराग हो चुका है, अगर कमंडल की राजनीति थक चुकी है, इस देश के भीतर में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बीजेपी में सिमट कर रह गई है और इस देश के भीतर में अगर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जिस आसरे इस देश में 70% लोगों को साधने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं और वो वोट बैंक की शक्ल में अगर बीजेपी को नजर आ रहा है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है तो क्या होगा? अगर उस दौर के पन्नों को पलटिएगा तो फिर आपको याद करना होगा, ऐसा नहीं है कि वीपी सिंह उसके बाद 91 के इलेक्शन में बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें सीटें मिल गई। जी नहीं, 143 सीट के घटकर वह 59 सीटों पर आ गए, 59 सीटों पर। जो वोट परसेंटेज था लगभग 6-6.5% वोट परसेंटेज गिर गया। कांग्रेस जो खड़ी हुई थी, कांग्रेस को लाभ हुआ और कांग्रेस को यह लाभ तकरीबन 47 सीटों का हुआ, वो 244 सीट पर पहुंच गई। लेकिन कांग्रेस के पीछे उस दौर में माना गया कि जिस तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई, उसने इस देश के भीतर में आखिरी चरणों में कुछ कमाल किया और कांग्रेस को लाभ मिल गया। लेकिन वो 244 के आंकड़े तक पहुंच गई, जिसके बाद आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री बनना। बीजेपी को कितना लाभ हुआ? बीजेपी ने पूरा लाभ अपना कमंडल की राजनीति के साथ जोड़ा और उसके बाद तो इस देश के भीतर अयोध्या आंदोलन जिस तर्ज पर विश्व हिंदू परिषद से निकलकर पूरे संघ परिवार को समेटता चला गया, ये कोई भूल नहीं सकता है। उसके 85 सीटों से बढ़कर 120 पर आ गए। परसेंटेज ऑफ वोट में 9% की बढ़ोतरी हो गई, 11.5 से वो लगभग 20.5% पर बीजेपी आकर खड़ी हो गई। तो अपनी पूरी राजनीति को चुनाव के इर्द गिर्द टटोलते हुए आरक्षण के आसरे अगर खड़ी है तो इसकी वजह क्या है? हरियाणा के भीतर का सच ये है कि अगर हरियाणा के भीतर आप परखिएगा तो हरियाणा में दलितों की तादाद लगभग 20% है एवरेज। उसमें अगर सबसे ज़्यादा देखिएगा तो फतेहाबाद में लगभग 30% से ज़्यादा है, सिरसा में लगभग 30% है, अंबाला में लगभग 26-27% है। इन 3 जिलों में ही लगभग 11 सीटें विधानसभा की आती है। पिछली बार 6 सीटें जीती थी। इस बार की स्थिति है कि पता नहीं 1 या 2 सीट भी जीत पाए या नहीं जीत पाए। और बाकी जगहों पर 20% वोट कितने मायने रखते हैं, खास तौर से तब जब जाटों की तादाद 20 से 25% हो, यादव 16% हो। तो राजनीति के लिहाज से अगर जातीय समीकरणों को साधने की दिशा में बीजेपी बढ़ना चाह रही है तो उसके लिए तो खतरे की घंटी अभी से बज चुकी है। बावजूद इसके उसकी अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं बची। आज प्रधानमंत्री के मंच पर खट्टर साहब की तस्वीर नहीं थी, लेकिन सैनी साहब को लेकर, उनकी विनम्रता को लेकर, उनके समाज को लेकर, उनके मुख्यमंत्रित्व को लेकर जितने कसीदे गढ़ने थे प्रधानमंत्री ने खूब कसीदे गढ़े। यह भी नहीं याद किया कि दरअसल ये यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के रास्ते में क्या कुछ नहीं बिछा दिया था और अब किसान आंदोलन करने के लिए आ रहे थे तो पंजाब से वो हरियाणा की सीमा पर घुस भी नहीं पाए। ऐसी परिस्थितियां, आंसू गैस के गोले बरसा कर जो परिस्थिति पैदा कर दी, इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री एक नया पाठ किसानों को पढ़ाते रहे कि आपको समझना होगा कर्नाटक के किसानों को लेकर वहां पर क्यों वो बातें लागू नहीं होती हैं, तेलंगाना में वो लागू क्यों नहीं होती है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली की स्थितियां क्यों कांग्रेस शासित राज्य में है। यानी इन तमाम परिस्थितियों को साथ लिया गया और इसके साथ बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू और महात्मा गांधी का जिक्र करते करते हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार चूंकि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और हरियाणा में हमेशा से उसी की सरकार रही है जिसकी दिल्ली में सरकार रही है, तो आप हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए। विनेश फोगाट का जिक्र नहीं था, बेटी बचाओ का जिक्र नहीं था, जो कि हरियाणा से ही मंत्र शुरू हुआ था पहले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। इन बातों का जिक्र नहीं था। यानी एक ऐसी परिस्थिति में बीजेपी इस दौर में आकर अगर प्रधानमंत्री के इस चुनावी भाषण के रंग में आने वाले वक्त की चुनावी परिस्थितियों को समझे तो शायद आपको नजर आने लगेगी वो तस्वीर की एक कोई ना कोई काट तो चाहिए। और हरियाणा में बीजेपी के साथ कोई ऐसा गठबंधन भी नहीं है, उसे अपने बूते चुनाव लड़ना है।
महाराष्ट्र में मसला अलग है। महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री, जो शिवसेना से निकल कर आए हैं, और वहां पर भी यह सवाल उभरेगा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की जमीन तो महाराष्ट्र ही रही है, नागपुर, जहां पर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया 1956 में। और नागपुर में संघ परिवार भी है, यानी राजनीतिक और वैचारिक टकराव की परिस्थितियां भी हैं जो नागपुर में मौजूद है। तो हरियाणा के बाद अगला इलेक्शन तो महाराष्ट्र में होना है, और महाराष्ट्र में चुनावी हार मिली तो दिल्ली की सत्ता डामाडोल होने लगेगी, जो कि हरियाणा की हार से शुरू हो जाएगी। तो हर उस राजनीतिक विचारधारा को कैसे अब शामिल किया जाए अपने साथ, इसका एक रंग आज प्रधानमंत्री की चुनावी रैली में अगर नजर आया, तो इसकी दूसरी परिस्थिति के लिए जैसा महाराष्ट्र का एक छोटा सा हिस्सा आपको परखना होगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहना की तर्ज पर अब एकनाथ शिंदे समझ गए हैं कि यह बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का, और वो उस दलित पॉलिटिक्स, जाति की राजनीति या सोशल इंजीनियरिंग, इन सब से हटकर वो अपने बूते इस रास्ते निकल पड़े हैं। उनके दोनों हाथों में सिर्फ और सिर्फ धागे बंधे हैं जो राखियों की शक्ल में हैं, जो नहीं बंध पाने की जगह है उसके लिए एक शानदार टोकरी है जिसमें वो डालते चले जाते हैं। यानी बहना को पैसा देना जो हर महीने 1,500 रुपए तय हुआ, उससे जो भी बोझ पड़ेगा 10,000, 15,000 करोड़, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़े बड़े घोटाले करने वाले तो दरअसल इस गठबंधन सरकार में ही हैं। और खुद अजीत पवार का नाम तो प्रधानमंत्री मोदी ने 60,000 करोड़ के शब्दों के साथ लिया था। तो क्या मायने रखता है ये? इसीलिए इस रंग को जरा देखना चाहिए कि यही वो एक काट है राजनीतिक तौर पर जो महाराष्ट्र में बचाएगी, लेकिन ऐसी कोई काट नहीं है, क्योंकि यहां पर लड़कियां भी रूठी हुई हैं, बेटियां भी रूठी हुई हैं, किसान भी रूठा हुआ है, दलितों के भीतर भी सवाल हैं, बेरोजगारी की पराकाष्ठा है। इन तमाम परिस्थितियों में हरियाणा के बाद जैसे ही आप महाराष्ट्र की ये तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो अब टटोल रही है कि किसके आसरे खड़ा हो, किसको ढाल बनाएं, किन मुद्दों को दोबारा उभारें, किन मुद्दों को उभार कर अपनी पुरानी धारा को मिटाने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले ये एकनाथ शिंदे की इस तस्वीर को देखिए। लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। माहेराची गुणगाठ ही अब महाराष्ट्र में उनके पास ऐसा साथी है जिस साथी को बाला साहब ठाकरे का नाम भी दे दिया गया, शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी दे दिया गया। वो सरकार गैर कानूनी है, खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया। यानी एक ऐसी पूरी परिस्थिति बनाई गई जो चुनाव आयोग के आश्रय हो या इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आश्रय हो, उनके फैसलों के आश्रय हो। महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी के पास रहनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति बना दी गई। कानूनी नहीं, वो गैर कानूनी है, खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। लेकिन अभी सवाल इस देश में बीजेपी की उस राजनीतिक विचारधारा का है जिस राजनीतिक विचारधारा को वह तैयार है गंगा में बहाने के लिए, और नई सोच के साथ उस राजनीति को अपने साथ जोड़ने के लिए अतीत के उन पन्नों को नए तरीके से परिभाषित करने को तैयार है। और यह एहसास शायद उन नेताओं के सामने एक चुनौती है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी या कांग्रेस ने जिस रास्ते को पकड़ा है उनके पास पाने के लिए कोई दूसरा हथियार अब बचा नहीं, यानी सब कुछ वो गंवा चुके। उसके बाद संविधान और जाति समीकरण और जातीय जनगणना का सवाल उन्होंने खुद के साथ जोड़ लिया, ये जानते समझते हुए कि मंडल कमीशन से निकली हुई पार्टी, वो मायावती की पार्टी हो, वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, वो नीतीश कुमार हो, वह लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, इनसे हटकर एक नए तरीके से राहुल गांधी ने उन परिस्थितियों को मौजूदा वक्त की अर्थव्यवस्था और मुख्य धारा में कॉरपोरेट के कब्जे पर निशाना साधने के लिए एक नए सलीके से रखा। और ये धारा इतनी मजबूत हो जाएगी कि प्रधानमंत्री बीजेपी की धारा, बीजेपी की जमीन, आरएसएस की सोच, उसका एजेंडा, उसकी विचारधारा सब कुछ खारिज करके अब
भारत की इस बदलती राजनीति में किस राजनीतिक दल को कहां पर खड़ा होना है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जातीय जनगणना को इस देश के एक्सरे के साथ जोड़ते हुए इस देश की उस इकोनॉमी के साथ जोड़ने को तैयार हैं जिस इकोनॉमी को बदलने के लिए कॉरपोरेट भी कभी तैयार होगी नहीं। और इस पूंजीवाद की परिस्थिति और भारत की बाजार इकोनॉमी के भीतर वो परिस्थिति कैसे टकराएगी और समाज के भीतर कितनी उथल पुथल होगी, अभी तो उसका इंतजार करना बाकी है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को इसका एहसास हो चला है कि अन्यथा सत्ता चली जाएगी। इसीलिए पहली बार मोदी गारंटी जो नारा चलता था वो हरियाणा में आकर बदल गया और मोदी की गारंटी के बदले प्रधानमंत्री ये आवाज लगाने लगे कि मोदी है तो मौका मत जाने दीजिए, यानी आप हमारे साथ खड़े हो जाइए और उसके बाद देखिए लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट के जरिए वारे न्यारे होंगे। और इन तमाम परिस्थितियों में जो कांग्रेस के पीछे जातीय समीकरणों के आश्रय और आरक्षण के आश्रय भटक रहे हैं तो वो जान लें आरक्षण वही खत्म करेंगे और हम ही वो हैं जो आरक्षण भी लाते हैं, जातीय समीकरणों को साधते भी हैं और राजनीतिक तौर पर आपको सबसे ज़्यादा देते भी हैं। तो मोदी है तो मौका मत चूकिए, यह नारा आज मोदी का कुरुक्षेत्र से निकला है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अतीत के पन्नों को दफन करके विचारधारा को खत्म करके एक नई सियासी लकीर खींचने की कोशिश कुरुक्षेत्र से हुई है जो आपको कमोवेश अब हर रैली में सुनाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।